अभिनय दर्पण के बाद अब नाट्य शास्त्र के बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए। नाट्य शास्त्र के जो एक चीज नोट करिए, चौथे से 8वें अध्याय का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जैसा कि मैंने बताया कि सारे चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पर डांस के हिसाब से चौथे से 8वें का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें 4th चैप्टर में करण, अंगहार, रेचक के बारे में लिखा गया है। पिंडीबद्ध। पिंडीबद्ध क्या होता है? जैसे भरतनाट्यम में कोई ग्रुप डांस हो रहा है या कुछ हो रहा है तो उसे हम पिंडीबद्ध के नाम से जानते हैं। इसका वर्णन किया जाता है 8वें चैप्टर से। इसमें लिखा गया है कि 8वें चैप्टर से अभिनय का वर्णन प्रारंभ हो जाता है और फिर उसमें 4 प्रकार के अभिनय, जिसके बारे में मैंने पहले बताया। 4 प्रकार के अभिनय के बाद 11 चैप्टर में चारी का उल्लेख है। अब चारी के भी 2 डिवीजन है। 11 चैप्टर में चारी हो गया जिसका उल्लेख है, जिसमें 16 आकाश चारी और 16 भौमी चारी। ये नाट्य शास्त्र की बात हो रही है। अभिनय दर्पण, संगीत रत्नाकर और नाट्य शास्त्र, इन तीनों में काफ़ी भेद है। ठीक है, तो जब भी आप पढ़िएगा, जिन लोगों का डिप्लोमा रहा या इंटर में जिन लोगों ने नाट्य शास्त्र का संक्षिप्त परिचय पढ़ा है, प्लस बीपीए में जिन्होंने अभिनय दर्पण और नाट्य शास्त्र पढ़ा है, तो उनको ये इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो ये नहीं पढ़े हैं, मैं उनके लिए स्पेशली बता रही हूँ। अभिनय दर्पण के बारे में अक्सर ये पूछा जाता है कि जैसे नाट्य शास्त्र में इतने श्लोक हैं, अभिनय दर्पण में कितने श्लोक हैं? 324। इसको भी नोट कर लीजिए। अब इसमें इसके कंटेंट पे चले आते हैं। अभिनय दर्पण के कंटेंट पूछे जाते हैं तो क्या क्या है, मेन नोट कर लीजिए। नाट्योत्पत्ति की कथा, नाट्य प्रशंसा, अभिनय के भेद, नाट्य नृत्य, सभापति, सभा लक्षण, फिर उसके बाद पात्र लक्षण, पात्र के गुण दोष, किंकिणी लक्षण, नर्तकी के गुण दोष, उसके बाद दृष्टि भेद, ग्रीवा भेद, शिरोभेद, हस्ताभिनय, पाद भेद, असंयुक्त, संयुक्त हस्त, इसके बाद दशावतार हस्त, नवग्रह हस्त, जाति वर्ण के हस्त, बांधव जन के हस्त, देव हस्त, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। उसके बाद मंडल है, उत्प्लवन है, चारी है, इन सब के बारे में पूछा जाता है। देख लेती हूँ एक बार, कोई और कुछ छूट तो नहीं रहा है। देव हस्त, ये भी मैंने बताया अभी। ये सारी चीज़ें, गति भेद, मंडल भेद, ये सब कुछ इसमें आ जाता है। अब आ जाते हैं हम ज्वेलरी के ऊपर। सारे क्लासिकल डांस में कुछ ऐसे डांस होते हैं जिनकी ज्वेलरी काफ़ी कॉमन होती है, जैसे भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। नृत्य शैली में जो ज्वेलरी का प्रयोग होता है वो मोतियों के बने हुए होते हैं और उनको ज़्यादातर एक जैसा आपको देखने को मिलेगा, कुछ कहीं कहीं पे अलग है। भरतनाट्यम की ज्वेलरी के बारे में लिख लीजिए। इसमें सिर पे मांग टीका होता है, चांद और सूरज, इसके अलावा जूड़ा और चोटी जिसमें राकुड़ी लगा होता है। राकुड़ी में 2 तरह की राकुड़ी होती है, जिसमें एक को नागतू कहा जाता है। इसके अलावा नाक में मुक्कू और बुलाक बीच में सेट होता है। कान में भातल, जो नहीं हम लोग यहाँ से यहाँ तक पहनते हैं, इसको यहाँ पे फंसाते हैं, तो वो हो गया। अब गले का आ जाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं। गले में काशीमाला, चंद्रहार, इसके अलावा बालों में कुंजरम लगाया जाता है, जिसे कुंदरम भी बोला जाता है, और कमर के बेल्ट को उठडियाणम, बाहों में बंगी, बाजूबंद, चूड़ियाँ, अंगूठी को मोदिरम कहा जाता है। पैरों में घुंघरू और पायल दोनों रहता है, जिसे पैंजनी भी कहा जाता है। अब कथक की ज्वेलरी की बात हो रही है। भरतनाट्यम का तो मैंने जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन में भी बताया है, सभी डांस का बताया। कथक के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जो पूछी जाती हैं उनकी अब हम चर्चा करते हैं। कथक की डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए। कथक मीन्स क्या होता है? करना, अभिनय, उपदेश, कथा या व्यक्त करना। कथा के माध्यम से कुछ करना, मतलब उसमें डांस भी हो सकता है, सॉन्ग भी हो सकता है। ये प्राचीन काल की बात हो रही है, लेकिन अब पूरा ये शुद्ध नृत्य में कन्वर्ट हो गया, जिसके साथ साथ अभिनय है। कथक के बारे में कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी में बल्लभ नाम के एक कथक नर्तक द्वारा सबसे पहले इसे
प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा रामायण काल में भी लव कुश के बारे में कहा जाता था कि वो कथिक के तरह, मतलब जो कथा करते हुए अपनी भावनाओं को व्यक्त करते थे और रोजी रोटी के लिए कुछ अन्न वगैरह प्राप्त करने के लिए गा गा के कथा सुनाने का कार्य करते थे। तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग तरह से वर्णन किया हुआ है। इसमें कोई भी ये दावा नहीं कर सकता है कि ये चीज़ सही है वो चीज़ सही है, ये हम लोग जो पढ़ते हैं बस उसी के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। इसके बाद कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी के अंत में वृंदावन में रासलीला की संरचना की गई थी। इसे भी नोट कर लीजिए, 15वीं शताब्दी। रासलीला में कृष्ण गोपियों की भूमिका बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि मणिपुरी नृत्य शैली और कथक नृत्य शैली में बहुत अच्छे से हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा भरतनाट्यम के शब्दों में भी कृष्ण लीला का बहुत अच्छे से वर्णन है। मतलब लगभग सभी शास्त्रीय नृत्यों में कृष्ण, गोपियाँ और राधा इनका वर्णन है। आगे चलेंगे तो हम आगे और भी चीज़ें बताएंगे। इसमें आप नोट करिए, एक कृष्ण के साथ जुड़े होने की वजह से कथक का नाम नटवरी नृत्य पड़ा। इसकी प्रस्तुति में क्या क्या इम्पोर्टेंट होता है? ठाट, आमद, बोल, पढ़न, तोड़े, टुकड़े, तत्काल। फुटवर्क बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और इसमें चक्री को अर्धचक्री और इसको बोलते हैं भ्रमरी भी बोल सकते हैं। भरतनाट्यम नृत्य शैली में सर्कल करने को भ्रमरी बोला जाता है, कथक में चक्री। और फुटवर्क में तो आप जानते ही हैं कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है घुंघरुओं के साथ। और कथक नृत्य शैली के बारे में ये कहा जाता है कि नर्तकी के एक पैर में मिनिमम 100 घुंघरू होने चाहिए। दोनों मिला के ये शुरुआत होती है, उसके बाद आगे इनकी संख्या बढ़ती जाती है। अब ज्वेलरी की बात हो रही है तो इसमें जैकेट, कुर्ता, पैजामा, पहले तो लहंगा ब्लाउज स्त्रियों का मेन कॉस्ट्यूम होता था, जैसे होली वगैरह का दिखाना है, कुछ करना है। लेकिन अब तो मुगल पीरियड के बाद से इसमें जो है अनारकली सूट का चलन हुआ। इसके अलावा सर पे टोपी है, उस पर मोरपंख लगा रहता है। और कृष्ण का रोल जो कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और कृष्ण की वेशभूषा बहुत खास होती है, जिसमें पीले रंग की धोती है, जंगली फूलों की माला है, बांसुरी है, ये सारी चीज़ें कॉमन। जैकेट हो गया, पेशवाज और टोपी, ये सब मैंने बता दिया। साथ में दुपट्टे का भी प्रयोग होता है, जिसे कमर पे बांधा जाता है। अब कथक से हम ओडिसी पे आ जाते हैं। रेशमी साड़ी, सोल का आभूषण, चांदी का आभूषण, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। ओडिसी नृत्य शैली में कुछ भी जो है वो गोल्डन कलर का नहीं होता है, सब सिल्वर होता है और सोल मेन होता है। जैसे दुर्गा पूजा में जो माँ दुर्गा की प्रतिमा के साथ सोल एक मटेरियल होता है जिसका कि डेकोरेशन किया जाता है, जो इको फ्रेंडली होता है, बहुत पवित्र इसको माना जाता है। हर शुभ कार्य में इसको प्रयोग में लाया जाता है। तो इसमें पुरुष पात्र जो है वो धोती पैजामा पहनते हैं। सिल्वर टीका लेडीज़ का है। इसके अलावा अलाका और माथा पट्टी फॉर हेड और गोभा फॉर हेयर। टाइया ये कान के साथ जुड़ा हुआ आभूषण है। पुष्प चूड़ा ये इनके सर में पीछे की तरफ होता है। कंगन, चूड़ी, कनकना, ये सब अलग अलग नाम से चूड़ी या बैंगल्स को जाना जाता है। पहले ये लोग ज़्यादातर वाइट और रेड कलर की साड़ी पहनते थे। अब कलर्ड सिल्क की साड़ी ओडिसी डांस में परफॉर्म करते समय पहना जाता है। अब आप लिख लीजिए कापा, ईयररिंग, जो कि पिकॉक शेप का होता है, जिसे यहाँ पे ये अक्सर पूछा जाता है, पिकॉक शेप ईयररिंग किस डांस में पहना जाता है। नेकलेस में चीका, हार और बेंग पीठिया इनके बेल्ट को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम चले आते हैं मोहिनीअट्टम, जिसमें बेसर, बुलाक, नथनी और 9 गज की साड़ी होती है। लाल रंग की बिंदी, गोल लाल लिपस्टिक, फूलों का आभूषण, गोल्डन कलर का आभूषण, इनके कमर में भी बेल्ट वगैरह बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इनके सारे आभूषण या तो वाइट होंगे या फिर गोल्डन कलर के होंगे। साथ में ये लोग जो क्या बोलते हैं, साड़ी का कलर क्रीम या वाइट ज़्यादातर होता है। अब आ जाते हैं कथकली पे। मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, आप और डिटेल में अगर कहीं कुछ पता चलता है तो पढ़ लीजिएगा। कथकली में आहार या अभिनय का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें अलग अलग पात्रों के लिए अलग अलग लेप बनाया जाता है। ये चावल के आटे से बना हुआ होता है,
जिसे चिट्टी कहा जाता है, जिसमें सज्जन पुरुष मतलब जो नायक है या राजा है या कोई महत्वपूर्ण पात्र निभा रहा है, वो उसके फेस का कलर हरा होगा, मतलब ग्रीन कलर का। बाकी और नोट करिए, दानवों तथा राक्षसों के मुंह का कलर लाल होगा, डाकुओं का काला होगा, और कथकली में गौड़ वर्ण के पात्रों को मिनक्कू कहते हैं, इसे भी नोट कर लीजिए। और इसमें पूरे आस्तीन की एक कंचुकी वेशभूषा होती है, मतलब जो उनका एक जो कॉस्ट्यूम होता है वो ऊपर से लेके नीचे तक पूरा जुड़ा हुआ होता है, और उसके अंदर फिर सर्कल बना के उसको फैलाया जाता है। उसके आँखों के आसपास का मेकअप भी सब उसी हिसाब से जो चावल के आटे वाला लेप होता था उससे किया जाता था, और उसी से चिट्टी, उसी से दाढ़ी वाड़ी भी बनाई जाती थी। लेकिन आजकल कई प्रकार के कलर और विक्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं। तो ये प्राचीन काल की बात हो रही है, मॉडर्न ज़माने में कुछ चेंजेस आए हैं। इनके सिर पे जो किरीट होते हैं वो उनके प्रभामंडल से जुड़ा होता है। कुम्मी में स्त्रियों का अंश होता है, मतलब कुम्मी एक पोर्शन होगा जिसमें स्त्रियों का अंश है। अब मणिपुरी नृत्य शैली के बारे में कहा जाता है कि जय सिंह, महाराजा जय सिंह जो कि रासलीला के जनक माने जाते हैं। इसके अलावा राजा भाग्यचंद्र के बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने भी मणिपुरी नृत्य शैली को काफ़ी मतलब प्रोत्साहन दिया, और बहुत कुछ उनका भी कंट्रीब्यूशन माना जाता है। मणिपुरी नृत्य शैली में जो वेशभूषा होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। मैंने खुद स्कूल टाइम में मणिपुरी डांस किया है, तो मैंने इसके पर्सनल एक्सपीरियंस को मैंने महसूस किया कि क्या होता है। एक बेत की बनी हुई जो उनका लहंगा होता है, उसमें नीचे रिंग लगा होता है, अंदर दफ्ती, और ऊपर सिल्क का कपड़ा लगा होता है, वेलवेट का ब्लाउज, और ट्रांसपेरेंट दुपट्टा होता है जिससे कि फेस पूरा दिखे, और इसमें मुकुट वगैरह, और साथ में बहुत अच्छे से क्या बोलते हैं स्टोन के वर्क वाले आभूषण प्रयोग में लाए जाते हैं। और इनका जो ये लहंगा होता है उसमें भी स्टोन चिपका हुआ होता है। मैं जब पहनी थी तो मैं काफ़ी अलग महसूस कर रही थी इसको, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है उनके लिए, और वो सबसे खूबसूरत वेशभूषा मानी जाती है। कृष्ण की वेशभूषा में बैजंती माला और जंगली फूलों की माला भी रहती है, साथ में मोर पंख और उनका मुकुट, पीले रंग का ड्रेस, ये सब तो कॉमन चीज़ें हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उसमें नोट कर लीजिए, रासलीला के बारे में। मणिपुरी नृत्य शैली में बसंत रास, कुंज रास, महारास और नित्य रास होता है। नित्य रास मतलब डेली कभी भी किसी भी समय वो रासलीला परफॉर्म किया जाता है, लेकिन बसंत, कुंज और महारास का एक अलग अलग टाइम होता है। बसंत ऋतु के आगमन पर बसंत रास और महारास शरद पूर्णिमा के टाइम पे किया जाता है। इसमें जूड़े का भी लिख लीजिए कॉस्ट्यूम और ज्वेलरी में। बसंत रास में जूड़ा पीछे की तरफ बांधा जाता है, महारास में बीच में, और कुंज रास में बाईं तरफ बांधा जाता है। अब क्या बचा, अब हम कुचिपुड़ी नृत्य शैली में, जैसा कि मैंने बताया कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली का जो कॉस्ट्यूम है वो काफ़ी हद तक भरतनाट्यम से मिलता जुलता है। कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम में एक अंतर है, कुचिपुड़ी में लिपसिंग होता है, भरतनाट्यम में नहीं होता है। कुचिपुड़ी में थाली के ऊपर नृत्य होता है, भरतनाट्यम में ऐसा नहीं होता है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली में चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जो भी पात्र अभिनय कर रहे हैं उसे सत्यभामा का कैरेक्टर करना बहुत ज़रूरी है। जिसने सत्यभामा का कैरेक्टर नहीं किया मतलब वो कुचिपुड़ी के बारे में अज्ञात है, मतलब उसको कुछ ठीक से नहीं पता, ऐसा गुरुओं का मानना है। इसमें शब्दम के नाम कुछ नोट कर लीजिए जो मेन होते हैं। भरतनाट्यम में भी शब्दम होते हैं और कुचिपुड़ी में भी। मंडूक शब्दम, मोहिनी अवतार या जवकुल पुरंदरी शब्दम, चामुंडेश्वरी शब्दम, अर्धनारीश्वर, दशावतार, शिव लीला नाट्यम, कृष्ण लीला तरंगिनी, और इसके अलावा इसमें लिख लीजिए मुव्वा गोपाल क्षेत्रिया के गीत बहुत पॉपुलर होते हैं जिस पे डांस किया जाता है, जैसे वर्णम, पदम, ये सब वहाँ पे भरतनाट्यम में स्वाति तिरुनाल जी के समय काफ़ी पॉपुलर रह चुके हैं, उसी तरह इसमें भी नाम दिया है। और क्षेत्रज करके एक हैं गुरु जी, जिनका कि पदम भरतनाट्यम में बहुत
फेमस माना जाता है। इसके अलावा पुरंदर दास, मुत्तुस्वामी दीक्षित, श्यामा शास्त्री, इन त्यागराज, इन सब के गीतों पे ही कर्नाटक म्यूजिक, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी ये सब नृत्य शैली में गायन वगैरह होता है।